आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं जयंत शंकर मिश्र, डायट प्रवक्ता, कला रावर्ट्सगंज, जिला सोनभद्र से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर 2018 बैच ललित कला विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूं। आधुनिक काल में कलाओं का वर्गीकरण 2 बिंदुओं पर किया गया है। पहला है उपयोगी कला। यह कला मानव समाज के लिए उपयोगी होता है। उपयोगी कला में ऐसी कलाएं होती हैं जिसका उपयोग मानव अपने समाज में कर सकता है। और दूसरा है ललित कला। ललित कला सौंदर्य प्रधान होती है। इसमें सौंदर्य का समावेश होता है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में जैसे ललितास्य वराज स्तोत्र में कहा गया है कि शिव को जब लीला के प्रयोजन की अनुभूति होती है तब महाशक्ति स्वरूपा महामाया से प्रेरित होकर वह जगत की सृष्टि करते हैं। इसीलिए शिव की लीला सहचरी होने के कारण महामाया को ललिता कहा गया है। इसी महामाया शक्ति स्वरूपा ललिता द्वारा समस्त ललित कलाओं की उत्पत्ति हुई है। इससे हमें ललित शब्द का प्रादुर्भाव होता है। इससे हमें यह पता चलता है कि ललित शब्द का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ है। सौंदर्यानुभूति को व्यक्त करने के विभिन्न माध्यमों का प्रयोग मानव पीढ़ी दर पीढ़ी करता चला आया है, क्योंकि सौंदर्य को व्यक्त करने के लिए मनुष्यों ने विभिन्न माध्यमों का प्रयोग किया है और इन माध्यमों में कला एक विशिष्ट माध्यम है। कला की अभिव्यक्ति के क्षेत्र में भारत अत्यंत समृद्ध और वैभवशाली रहा है। ललित कला को हम 5 भागों में बांट सकते हैं। इसका क्रम है: पहला काव्य कला, दूसरा संगीत कला, तीसरा चित्रकला, चौथा मूर्ति कला, पांचवा स्थापत्य कला या भवन निर्माण कला। काव्य कला अत्यंत सूक्ष्म है। सर्वप्रथम हम बात करेंगे काव्य कला के ऊपर। तो काव्य कला अत्यंत सूक्ष्म है। इसमें सिर्फ शब्दों की ज़रूरत पड़ती है। केवल शब्दों के माध्यम से ही यह व्यक्त होता है। कुछ विद्वानों ने काव्य कला को तो कुछ ने संगीत कला को श्रेष्ठ माना है। थोड़ा सा विद्वानों में यहाँ पे मतभेद है। किसी ने काव्य कला को श्रेष्ठ माना है तो किसी ने संगीत कला को श्रेष्ठ माना है। उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि काव्य कला में हमें सिर्फ शब्दों की ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ शब्द कवि सिर्फ शब्दों के संयोग से ऐसा भाव उत्पन्न करते हैं कि वह सुनने वाले के मन के अंदर आनंद की अनुभूति करा देता है। और जहाँ पे आनंद की अनुभूति हो जाती है वह उसमें कला निहित हो जाता है। तो इसलिए काव्य कला अति सूक्ष्म है। इसमें सिर्फ शब्दों की ज़रूरत पड़ती है और जैसे ही हम इसे लिखेंगे, अगर लिख के हम इसे पढ़ रहे हैं तो यह थोड़ी सी स्थूल हो जाती है। यह हमें थोड़ा सा भेद समझना होगा। यह थोड़ा जब हम इसे लिख देंगे और इसके बाद में इसको अगर पढ़ा जाए तो उतना आनंद प्राप्त नहीं होता है जितना कि कोई कवि कह रहा हो और आप फेस टू फेस उसे सुन रहे हो। वह आनंद अद्वितीय होता है। दूसरा आता है संगीत कला। संगीत कला दूसरे नंबर पर आता है। इसमें भी कुछ विद्वानों में मतभेद है कि संगीत में भी 2 भेद आ जाते हैं यहाँ पे। पहला है वोकल, गायन से संबंधित है। यदि हम सिर्फ वोकल सिर्फ गले से गा करके हम गायन प्रस्तुत कर रहे हैं तो यह कहीं न कहीं यह काव्य कला के समीप जाके यह स्थिर होती है। और वहीं इसी गायन में यदि कोई वाद्य यंत्र जुड़ जाता है तो यह थोड़ी सी मैं कहूँगा कि
ये आपका काव्य कला से थोड़ी सी स्थूल होकर के संगीत कला दूसरे नंबर पे आ जाती है। ये हमें थोड़ा समझना पड़ेगा यहाँ पे कि गायन तक यदि सीमित है तो वह श्रेष्ठ माना गया है, लेकिन संगीत सिर्फ गायन तक तो सीमित है नहीं, उसमें विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र जुड़े हुए हैं। तो उन वाद्य यंत्रों के जुड़ने से संगीत कला थोड़ी सी स्थूल हो जाती है। हालांकि यह चित्रकला, मूर्तिकला और स्थापत्य कला से श्रेष्ठ है, क्योंकि यह रसिक को पूरा रसास्वादन कराती है। तो इसलिए संगीत में हमें इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, वाद्य यंत्रों की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए संगीत कला जो है यह सूक्ष्म तो है ही, परंतु थोड़ी सी स्थूलता की तरफ जाती है। अब मैं बात करूंगा चित्रकला के ऊपर। तीसरा नंबर, चित्रकला थोड़ा और स्थूल होते हुए अपने तत्वों के द्वारा पूर्ण होता है। तो चित्रकला के जो तत्व होते हैं वह है, पहला रेखा है, दूसरा रूप है, तीसरा वर्ण है, चौथा तान है, पांचवा पोत है, छठवां अंतराल है। इन सब के संयोग से, इन सब के मिलने से हम किसी भी चित्रकला का निर्माण करते हैं। चित्रकला 2D यानी द्विआयामी होता है। इसमें 3D का इल्यूज़न, भ्रम पैदा किया जाता है, परंतु जैसे ही आप इसे सरफेस को छुएंगे, जैसे कोई एक चित्रकार 3D पेंटिंग बना दिया है, देखने से वास्तविक लगता है कि वह वस्तु वहाँ पर रखी गई, लेकिन जैसे ही आप उसे छूने जाएंगे, उस सरफेस को स्पर्श करेंगे, तो वहाँ पे तो वो फ्लैट है, क्योंकि वो किसी पेज पे ही बनाया गया होगा या कैनवास पे बनाया गया होगा, तो वो फ्लैट महसूस होता है। लेकिन हमारे आँखों को भ्रम होता है कि उसमें डेप्थ है, तो मतलब हम उसको चारों तरफ से देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन ऐसा वो है नहीं। इसलिए चित्रकला 2D होता है। उसमें लंबाई और चौड़ाई, मतलब जो उसकी थिकनेस होती है, भले वो पेपर की mm में उसकी माप हो, या कैनवास जो होता है वो 1 से 1.5 इंच मोटा होता है, किसी लकड़ी के ऊपर वो फ्रेम किया जाता है, तो इसलिए उसको हम 2D मानते हैं, लेकिन उसमें 3D का इल्यूज़न पैदा करते हैं। तो ये हमें थोड़ा समझना होगा, इसलिए चित्रकला को श्रेष्ठ कहा गया है। मैं यहाँ पे एक चित्रकला का उदाहरण आप लोग को बताऊंगा कि श्री कृष्ण के पौत्र थे अनिरुद्ध। तो अनिरुद्ध और उषा मिलन का जो है चित्रण जो है कि उषा जो थी वह सहस्त्राबाहु की पुत्री थी, और उसकी जो सखी थी उसका नाम था चित्रलेखा। अपने समय की वह अद्वितीय चित्रकार थी, उसका कोई तुलना नहीं था। तो उसके अंदर कुछ दैवीय शक्तियाँ थीं, उसके अंदर कुछ ऐसी सिद्धि प्राप्त थी कि वह उसके सामने किसी का भी दिमाग में अपने इमेजिनेशन करिए, कल्पना करिए, और वह उस व्यक्ति का चित्र बना दिया करती थी। तो उसकी जो सखी थी उषा, वह भी अपने इमेजिनेशन से, कल्पना शक्ति से एक व्यक्ति का चित्र वह बनाने के लिए कहती है, और वह जब चित्र बनाती है तो वह निकलता है अनिरुद्ध का। तो ये कल्पना पे आधारित था, लेकिन हूबहू। तो ये एक उदाहरण है यहाँ पे। और दूसरा मैं आगे बढ़ूँगा। कलानां प्रवरं चित्रं धर्म कामार्थ मोक्षदम मांगल्यम प्रथमम हो तद्गृहे यत्र प्रतिष्ठितम। अर्थात चित्रकला का साधन करते हुए धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष, इन चारों के पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। घरों में इसीलिए हम सभी को अपने घरों में मांगलिक चित्रांकन, मांगलिक जो सांकेतिक जो तत्व होते हैं उनको अपने घरों में बनाना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो ऐसी मान्यता है कि ऐसे घर जो है वह शुद्ध हो जाता है। चित्रकला में मैं बात करूंगा षडंग का। अभी तो मैंने जो ऊपर बताया वह चित्रकला के तत्व थे, अभी मैं षडंग पे चर्चा करूंगा। तो इसमें चित्रकला में रेखा, वर्ण, वर्तना, अलंकरण के सहायता के द्वारा चित्र का स्वरूप निष्पादित होता है। इस विषय को अधिक स्पष्ट करते हुए वात्स्यायन के कामसूत्र पर
यशोधर पंडित ने जयमंगला नाम से टीका किया हुआ है। उसमें इन्होंने बतलाया है कि रूप भेदा प्रमाणानि भावलावण्य योजनम सादृश्यम वर्णिका भंगम इति चित्र षडंगकम। अर्थात जब चित्रकला में इन 6 तत्वों का, पहला क्या है रूप भेद, दूसरा है प्रमाण, तीसरा है माप भाव, चौथा है लावण्य योजना, पांचवा है सादृश्य, छठवां है वर्णिका भंग। इन 6 तत्वों का जब समावेश होता है तब जाकर के जो है कोई चित्र एक चरमोत्कर्ष को प्राप्त होती है। अगला मैं बात करूँगा मूर्ति कला का। चित्रकला के बाद थोड़ा और स्थूलता की तरफ बढ़ते हैं तो मूर्ति कला का स्थान आ जाता है। मूर्ति कला का माध्यम कुछ भी हो सकता है, जैसे मिट्टी, पत्थर, लकड़ी, धातु आदि कुछ भी हो सकता है, जो कि मूर्ति कला 3D होता है। 3 डायमेंशन, त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न करता है। हम किसी भी मूर्ति को जब देखते हैं तो उसे चारों तरफ से देखना पसंद करते हैं कि यह मूर्ति सामने से इतना सुंदर प्रतीत हो रही है, तो क्यों नहीं इसे एक बार हम राउंड इसके चारों तरफ घूम के ऐसा देखा जाए। ये किसी भी दर्शक के मन में यह भाव उत्पन्न होती है, इसलिए मूर्ति कला को 3D कहा जाता है। प्राचीन भारतीय मंदिरों में मूर्ति कला का अद्वितीय नमूना हमें देखने को मिलता है। यदि हमें मूर्ति कला का नमूना देखना है तो मंदिरों को घूमना पड़ेगा। प्राचीन मंदिरों में एक से एक बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ जो है बनाई गई हैं, उकेरी गई हैं। आप कश्मीर से लेकर के जो है कि दक्षिण भारत तक, मध्य भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक, भारत के किसी भी मंदिर में जाइए, आपको मूर्ति कला का नमूना वहाँ पे अवश्य मिलेगा। दक्षिण भारत के चोल काल के नटराज की मूर्ति अपने समय की ये बहुत फेमस मूर्ति है। आप लोग इसे देखिए, परमात्मा के विराट स्वरूप का अंकन कराती है। यह चोल काल की प्रतिमा है नटराज की। यह धातु में निर्मित किया गया है। अपने समय की यह अद्वितीय सुंदर प्रतिमा कहा जा सकता है। आगे मैं चलता हूँ। 5वां नंबर है वास्तुकला या स्थापत्य कला या भवन निर्माण कला। वास्तु शब्द की उत्पत्ति वस धातु से हुआ है, जिसका अर्थ है निवास करना, अर्थात वह भवन जिसमें मनुष्य निवास करता है। यह मूर्ति कला से और भी ज़्यादा स्थूल होती है। वास्तुकला के विकास का महान स्तोत्र धर्म रहा है और प्राचीन मंदिर, गुफा मंदिर आदि के अवलोकनों से यह स्पष्ट हो जाता है कि चित्रकला, मूर्तिकला व वास्तुकला को एक साथ देखने के लिए इससे भी रस की निष्पत्ति होती है। यदि हमें एक बात और ध्यान देना होगा कि यदि हमें तीनों को देखना हो, चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला, भवन निर्माण कला, यदि तीनों को देखना हो तो हमें भारत के जो प्राचीन मंदिर हैं उनको देखना चाहिए। उसमें प्राचीन समय में जो मंदिरों की दीवारों पे चित्रकारी की जाती थी, उसमें मूर्तियाँ भी रहती थीं और स्वयं मंदिर खुद भवन निर्माण कला का एक प्रमाण है, जिसे हमें देखना चाहिए, अध्ययन का एक विषय होना चाहिए। और मैं बात करूँगा मूर्ति कला की। मैं एक उदाहरण देना इसमें चाहूँगा कि रामचंद्र जी के अश्वमेघ यज्ञ के लिए जब उनकी पत्नी सीता जी वाल्मीकि आश्रम में थी, अयोध्या में नहीं थी, तो उस समय उनकी प्रतिमा बनाने की ज़रूरत महसूस हुई। उस समय मैं नाम का जो शिल्पी था उसने सीता जी का स्वर्ण प्रतिमा बनाया और वह प्रभु श्री राम के बगल में रख करके उस यज्ञ को संपन्न कराया गया। ऐसा हमारे धर्मों में, ऐसा हिंदू मैथोलॉजी में ऐसा एक वर्णन है कि बिना पत्नी के आप कोई भी मांगलिक अनुष्ठान संपन्न नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से उस समय मूर्ति कला का समावेश हुआ और इस वजह से वह सीता जी की प्रतिमा उसमें बनाई गई। तो इस प्रकार आज ललित कला विषय के ऊपर यह व्याख्यान मैंने प्रस्तुत किया और
मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इसे समझ गए होंगे, और यदि कोई ऐसी त्रुटि रहती है तो आप मैसेज के माध्यम से आप मुझ तक पहुंचाइएगा, इसके मैं आज विषय को सुस्पष्ट करूंगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।